हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इससे पहले हमने वॉल्केनिक एरप्शंस का पढ़ा और उसमें सारे हैज़र्ड्स क्या होते हैं वो भी देखें। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे क्लाइमेटिक डिज़ास्टर, हीट वेव और कोल्ड वेव के बारे में। आपने सुना होगा कि जैसे IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग्स आती हैं कि हीट वेव का ख़तरा है, कोल्ड वेव का ख़तरा है। तो बेसिकली हम देखेंगे हीट वेव क्या होती है और कोल्ड वेव क्या होती है। ठीक, ओके। देख लीजिए हीट वेव। अ हीट वेव इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर विच में बी अकम्पनीड बाय हाई ह्यूमिडिटी। हीट वेव से क्या, हीट वेव का मतलब क्या होता है? जब यूजुअली समर सीजन में जब टेम्परेचर राइज होने लगता है और जब एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और उसके साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी भी होगी, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो इंसान को जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो बाहर से चलते हैं उस टाइम पे तो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उससे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। वो जो रेज ऐसे लगता है कि जैसे पेनिट्रेट हुई, उसे हेडेक होता है। इवन किसी को नौशिया, वुमटिंग, पेट दर्द वो भी हो सकता है। जो हीट वेव होता है वो जब एक्सट्रीमली हॉट वेदर हो जाएगा, जब एक्सट्रीमली टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था पहले, यहाँ पे जो ही 30 डिग्री सेल्सियस होता था, यहाँ पे शाम को बारिश होती थी और वो गिर जाता था टेम्परेचर। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों से इवन इस बार भी टेम्परेचर 35, बहुत ज़्यादा 34-35 रहा और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। सो हीट वेव चल रही थी। और फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया टीचर्स के लिए कि जो प्रायर आप पढ़ाते हैं वो शेड में पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, ठीक है। और बच्चों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रखो और इनका ख्याल रखो, ठीक है। तो क्योंकि हीट वेव चल रही थी, क्योंकि वेदर एक्सट्रीमली हॉट था, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे, और जो ये एयर भी होता है ना वो भी बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम हीट वेव बोलते हैं। देयर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ हीट वेव, द टर्म इज रिलेटेड टू द यूजुअल वेदर इन द एरिया। ऑब्वियसली कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं है हीट वेव की, बेसिकली इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में 28, 29, 30 तक जाता था टेम्परेचर, उसके बाद ज़्यादा नहीं जाता था ऊपर। लेकिन अब अगर यहाँ पे 32 भी होता है, हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ हीट वेव हियर। और अगर दिल्ली में 38 भी होगा तो वहाँ पे हीट वेव नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 40 तक जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा हम किस एरिया में हैं और उसका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है क्लाइमेट का, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कहाँ पे किस हिसाब से कितने डिग्रीज पे हीट वेव चल रही है। क्योंकि जो एरिया जैसे कश्मीर वाला एरिया, ये सर्द वाला एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर सर्दी होती है। तो अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर हाई होता है तो हम बोलेंगे यहाँ पे हीट वेव चल रही है। लेकिन अगर दिल्ली में भी उतना टेम्परेचर होगा जितना कश्मीर में है हीट वेव के टाइम, तो उसको हम हीट वेव नहीं बोलेंगे दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। तो इसके बाद टेम्परेचर्स दैट पीपल फ्रॉम अ हॉटर क्लाइमेट consider normal can be termed heat wave in a colder area if they are outside the normal climate pattern of that area। जो कि मैंने आपको अभी बोला, जो हॉटर क्लाइमेट के लोग हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली वाले लोग हैं या राजस्थान वाले लोग हैं, वहाँ के लिए नॉर्मल होगा ये वाला टेम्परेचर जो अभी कश्मीर में है। लेकिन कश्मीर कूलर एरिया है, यहाँ पे उस टेम्परेचर को हीट वेव माना जाएगा। तो आप किस जगह पे है, किस जगह की बात करेंगे, उस जगह के हिसाब से हम हीट वेव देखते हैं। सो ये रिलेटिव टर्म है। द टर्म इज एप्लीकेबल बोथ टू रूटीन वेदर वेरिएशंस एंड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल्स ऑफ हीट विच में ऑकर ओनली वंस अ सेंचुरी। तो आप हीट वेव ज़रूरी नहीं है कि आप जब बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन हो जाएंगी, ज़रूरी नहीं है। हाँ, 100 सालों में 1 साल ऐसा भी होगा जब ड्रॉट वाला साल होगा, जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा, उसको भी हम हीट वेव बोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे इस साल हम देखते हैं या लास्ट ईयर हमने देखा, हीट वेव थी, थोड़ा सा ही जगह टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो इस एरिया के लिए ज़्यादा टेम्परेचर है, उसको भी हम हीट वेव बोलेंगे। Severe heat waves have caused catastrophic crop failures, thousands of deaths from hyperthermia, and widespread power outages due to the increased use of air conditioning। जब हीट वेव्स हमने देखी, चाहे दिल्ली में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो गया, वहाँ पे आदत है वैसे भी हाई टेम्परेचर की, लेकिन वहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो गया वहाँ पे हीट वेव चली। या साउथ इंडिया में कभी देखा हमने, सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा साइड या राजस्थान में, तो उस वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से जब बहुत ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर चला गया, वहाँ पे हमने हीट वेव्स देखी।
तो देखो, जब भी हीट वेव कहीं पे भी होती है ना, वहाँ के लोगों को आदत नहीं होती है इतने ज़्यादा टेम्परेचर की, और जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो वो बीमार हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को, बुज़ुर्ग लोगों को या फीमेल को ज़्यादा खतरा होता है। उससे कि सबसे पहले क्या होता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है कि टेम्परेचर बॉडी का फिर जो है हाइपर हो गया, इंक्रीज थर्मिया हो गया टेम्परेचर, ठीक है। बाहर के ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से प्रॉब्लम होती है बॉडी में, या डिहाइड्रेशन भी होती है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेट दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फैलने का खतरा होता है, बीमारियाँ होती हैं। एयर कंडीशनिंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं लोग, जैसे फैंस के नीचे ही रहते हैं, कंटिन्यू रात भर फैन ऑन रखते हैं, इवन फैन क्या, एसी या कूलर के सामने रहते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है। तो ज़्यादा यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है, पावर आउटेजेस हो जाते हैं, ठीक है। पानी ये इलेक्ट्रिसिटी की बहुत किल्लत पाई जाती है और कट्स लगते हैं, पावर कट्स बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल पहले इंडिया में जब हीट वेव आई थी तो बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, क्योंकि कुछ एरियाज़ इंडिया में ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग अभी भी फुटपाथ्स पे सोते हैं, और जहाँ पे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा पुअर हैं और उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो कहीं शेड में बैठ के या कहीं अच्छी जगह पे रात को सोए। तो हीट वेव की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की हॉट स्ट्रोक हो गया हीट वेव की वजह से, तो कोलैप्स हो गए बहुत सारे लोग। तो हीट वेव का भी जो असर होता है ना बहुत ख़तरनाक होता है, या जो वेजिटेशन है, क्रॉप्स है, वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि जब पानी की किल्लत हो जाएगी है ना, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको हीट वेव समझ आया होगा। अंडर रिपोर्टिंग एंड हार्वेस्टिंग इफेक्ट, बेसिकली बोला जाता है द नंबर ऑफ हीट फैटलिटीज इज हाईली अंडर रिपोर्टेड ड्यू टू लैक ऑफ रिपोर्ट्स एंड मिस रिपोर्ट्स। बोला जाता है कि बेसिकली हीट वेव की वजह से बहुत ज़्यादा जो है डेथ्स होती है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रेट उसके बढ़ती है, मगर लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगा कि शायद इसको कुछ बीमारी हो गई, तो और रिपोर्टिंग भी बराबर नहीं होती, उस वजह से हमें पता नहीं चलता है एक्चुअली नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई हैं। लेकिन इसका जो मोटिलिटी जो ऑब्जर्व हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग इफेक्ट। पार्ट ऑफ द मोटिलिटी ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ हीट वेव हाउएवर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सो कॉल्ड हार्वेस्टिंग इफेक्ट, अ टर्म फॉर अ शॉर्ट टर्म फॉरवर्ड मोटिलिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। It has been observed that for short some heat waves there is a compensatory decrease in overall mortality during the subsequent weeks after a heat wave। अच्छा, तो बेसिकली हार्वेस्टिंग इफेक्ट बेसिकली बोला जाता है कि हमारी उस टाइम पे रिपोर्टिंग पूरी तरह से नहीं होती और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हीट वेव की वजह से हुआ है, और हीट वेव जब ख़त्म होती है उसके बाद डेथ्स लोग की मोर्टेलिटी कम हो जाती है, डेथ्स होना कम हो जाते हैं, क्योंकि हीट वेव जब ख़त्म होती है तो लोगों के बॉडी में भी सुधार आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फॉरवर्ड मोर्टिलिटी डिस्प्लेसमेंट, कि जो हीट वेव के टाइम बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई उसके बाद डेथ्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फॉरवर्ड मोर्टिलिटी डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स का क्या इम्पैक्ट रहता है। सबसे पहले पावर आउटेज। हीट वेव्स की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ करनी पड़ती है, फैंस के लिए, कूलर्स के लिए, एसीज़ के लिए यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से जो है पावर की किल्लत होती है। During 2006 North American heat wave, thousands of homes and business went out without power। 2006 में क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है नॉर्थ अमेरिका जो है ना, वहाँ पे भी बर्फ़बारी होती है, बारिशें होती हैं, वो भी कूलर एरिया है, वहाँ पे भी ज़्यादा आदत नहीं है इसकी। लेकिन जब वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ और 2006 में वहाँ पे हीट वेव आ गई, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड बिजनेस वेंट विदाउट पावर, स्पेशली इन कैलिफोर्निया। वहाँ पे क्या है, थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों की तादाद में जो घर हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। वहाँ पे क्राइसिस हुई इलेक्ट्रिसिटी की, इतना ज़्यादा यूज़ किया लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी। इन लॉस एंजलिस इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स फेल्ड, लीविंग थाउजेंड्स विदाउट पावर फॉर एज लॉन्ग एज 5 days। अगर हम लॉस एंजलिस की बात करेंगे, उस टाइम वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स ही फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसफार्मर्स पे अचानक से लोड ज़्यादा बढ़ने लगा, तो लोड शेडिंग की वजह से जो है ट्रांसफार्मर क्या हो गए, जल गए, और 5 दिनों तक वो पावर के बगैर थे, और यहाँ से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा हीट वेव थी कि लोगों को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था।
तो इसलिए 2006 में वहाँ पे एक्सट्रीमली हीट वेव ज़्यादा चली थी, इसलिए ये फिर हम एज एन एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। द हीट वेव इन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कॉज मेजर पावर डिस्ट्रप्शंस leaving over 500,000 people without power as the heat wave blew transformers and overloaded the power grid। तो अगर हम मेलबोर्न की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पानी में है ना, पैसिफिक ओशन में। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, उस वहाँ पे भी हीट वेव आई थी, और उस टाइम क्या हुआ था, ग्रिड ही जल गए थे, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स ही जल गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड पड़ा था, और ट्रांसफार्मर्स ही जल गए, उनके फ्यूज़ ही उड़ गए, उसके बाद ग्रिड ही जल गए, क्योंकि ओवरलोड हो गए थे पावर ग्रिड्स। कहाँ पे? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इम्पैक्ट क्या देखा, पावर आउटेज का, कि पावर क्राइसिस, इलेक्ट्रिक क्राइसिस होती है किससे? हीट वेव से। दूसरा इम्पैक्ट क्या है? वाइल्ड फायर्स। If a heat wave occurs during a drought which dries out vegetation, it can contribute to bush fires and wildfires। देखो, आप बोलोगे मैम हीट वेव और ड्रॉट में क्या फ़र्क है? ड्रॉट हो गया जब हमें पानी की किल्लत होती है, ठीक है, जब बारिशें बहुत दिन तक नहीं होंगी, वाटर सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, पानी की किल्लत होगी, उसको हम ड्रॉट बोलते हैं, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, पानी अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन हीट वेव हो गई जब अचानक टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उस वजह से जो गर्मी हमें महसूस होती है। नो डाउट कि ऐसा भी हो सकता है 1 महीने पहले बारिशें ठीक ठाक हुई, उसके बाद हीट वेव आ गई, तो पानी तो अवेलेबल होगा, लेकिन हीट वेव टेम्परेचर बहुत ही स्कॉचिंग हीट है। तो अब अगर ड्रॉट भी है, अगर बहुत टाइम से बारिशें नहीं हुई है, ड्रॉट भी है, पानी अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, यहाँ से हीट वेव भी आ गई, ठीक है। उससे क्या हो गया, वेजिटेशन के लिए तो पानी है नहीं अवेलेबल, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हीट वेव आ गई। तो ड्रॉट तो ऑलरेडी था जिसने इम्पैक्ट किया था वेजिटेशन को, यहाँ से हीट वेव आ गई, तो उससे क्या हो जाता है, बुश फायर और वाइल्ड फायर स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम जब जंगलों में आग लगी थी ना, तो वहाँ पे वो जानवर भी जल गए थे। आपने बहुत ज़्यादा हार्ट रेंचिंग पिक्चर्स आए थे किस पे, फेसबुक पे आपने भी देखा होगा। तो वाइल्ड फायर्स भी इसका इम्पैक्ट है। तीसरा है फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज अगर हम बात करेंगे, हीट वेव्स कैन एंड डू कॉज रोड्स हाईवेज टू बकल, वाटर लाइन्स टू बर्स्ट एंड पावर ट्रांसफॉर्मर्स टू डिटोनेट, काजिंग फायर्स। इज हीट वेव रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो फिजिकल डैमेज क्या होता है कि जो है हीट वेव की वजह से जो है वाटर लाइन्स बर्स्ट हो जाती हैं, उससे रोड्स ख़राब होते हैं, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर्स ख़राब होते हैं, तो उससे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हमारा बहुत ज़्यादा होता है हीट वेव से। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है, क्या हीट वेव जो हाई टेम्परेचर आ जाता है कभी, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर मैं आपको इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक में दूंगी। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू हीट वेव्स एंड ग्लोबल वार्मिंग आर एज फॉलोज। देखो, कुछ फैक्ट्स इस हीट वेव की आने की वजह से, हमें कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। द अर्थ इज हीटिंग अप बाई 1.4 डिग्री फॉरनाइट सिंस 1920 से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो है हमारी हीट जो अर्थ है वो हीट अप हो रही है, ठीक। द आइस कैप्स आर मेल्टिंग एंड द लेवल ऑफ सी इज राइजिंग। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारी अर्थ का सिंस 1920s, उससे क्या हो गया, जो हमारे आइस कैप्स होते हैं, जो आइस से ढके होते हैं, वो आइस की रॉक्स जैसी, ग्लेशियर्स जैसे बने होते हैं, वो आइस कैप जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और जब मेल्ट हो जाएंगे वो पानी कहाँ आएगा, नीचे आता है, कहाँ पे जाता है, समंदर में जाता है। तो सी लेवल उससे क्या हो गया, राइज हो गया, ठीक है। तो सी लेवल भी राइज हो गई। द फर्स्ट 6 months ऑफ 2006 वर द हॉटेस्ट सिंस रिकॉर्ड्स वर मेंटेन 1890। हमने देखा नॉर्थ अमेरिका में भी हीट वेव आई थी 2006 में, और 2006 बोला जाता है जो पहले 6 महीने थे 2006 के वो हॉटेस्ट माने जाते हैं। 1890 से लेके अभी तक वो हॉटेस्ट माने जाते हैं, 2006 में जो हीट वेव आई थी। The heat wave and the resultant extreme occurrences being witnessed in these recent years are consistent with what is seen as caused by global warming, even though there is no definite correlation। अगरचे इनका कोई पर्टिकुलर हमें पता नहीं है कि इसकी रिलेशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव की पर्टिकुलर कोई चीज़ अभी तो नई स्टडीज़ आ रहे हैं, नहीं दिखी। लेकिन ये बताया गया, हमने ये देखा कि हीट वेव जब आती है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ही होता है, क्योंकि अब हम देखते हैं लगातार सालों में हीट वेव आती है। हमने पिछले 3 साल से, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हीट वेव आई, ठीक है। क्योंकि ये कंसिस्टेंट हीट वेव जो आ रही है ना, तो ये लग रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी अर्थ हीट अप हो रही है, उसका ही एक इम्पैक्ट है। अभी तक बहुत सारे रिकॉर्ड जो हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड्स है ना, वो ब्रेक हो गए।
लेकिन साइंटिस्ट क्या करें, वो रिसर्च करें टू एंश्योर इफ द ग्लोबल हीट वेव constitutes part of a longer and more intense pattern of heat waves before considering it as a part of the larger global warming picture. बेसिकली ये तो पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होता है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च करें क्या अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हीट वेव आती है, क्या इसका रिलेशन ग्लोबल जो पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके साथ है या नहीं है. ठीक है. The movement to bring down greenhouse gas emissions is gaining international attention. जैसे आपको पता है बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, जैसे वीनिया कन्वेंशन पहले आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत सारी प्रोटोकॉल्स की वजह से जैसे उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ सामने आके जो है ये कर रही हैं, सामने आके इसको इन प्रोटोकॉल्स को साइन कर रही हैं और बोल रही है कि हमें ग्रीन हाउस गैस क्या इसका एमिशन क्या करना है, काम करना है. क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, ये ग्रीन हाउस गैस जब उनकी जो है जब इनकी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, जब इनकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे मैंने आपको कल वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे पढ़ाया, जब ग्रीन हाउस गैसेस की लेवल इंक्रीज़ होती है, वो जैसे हमारी सूरज से अर्थ की ओर रोशनी आती है, लाइट आती है, जैसे ये सन है, ये अर्थ है. अब यहाँ से जो रेज़ आ रही है ना, अर्थ रिफ्लेक्ट करती है इन रेज़ को वापस. जब ये वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, जो ग्रीन हाउस गैस है ना, वो इन वापस वाली रेज़ को ट्रैप करते हैं, वापस अर्थ की ओर भेजते हैं और अर्थ हीट अप हो जाती है. तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. तो अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, हमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करना है. ठीक है. जब ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कंट्रोल हो जाएगा तो अर्थ ज़्यादा हीट अप नहीं होगी, और जब अर्थ ज़्यादा हीट अप नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, आइस में कैप्स नहीं मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल राइज नहीं होगी, हीट वेव्स नहीं आएंगी. ठीक, यहाँ तक समझ आया? आई थिंक इस हीट वेव इसमें हमने कंप्लीट किया, तो हम यहाँ पे रुकेंगे. ठीक है. बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. इंशाल्लाह इसके बाद हम MCQs करेंगे और बाकी सारी कुछ जो डिजास्टर्स है और वो भी पढ़ेंगे.